सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। नवा छत्तीसगढ़ का जैसा हम कह रहे थे कि अगर जिक्र हो और नवा छत्तीसगढ़ बनाने का हम की बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिक्र प्रदेश के पहले मुखिया का ना हो। 1 नवंबर 2000 को हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया और अजीत जोगी जी को कमान मिली कि इस नवोदित राज्य को वो उस दिशा में ले जाएं जो दिशा यहां के लोगों ने चाही थी। आज भले ही सरकार नहीं है, लेकिन नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में यह सरकार कैसे बढ़ रही है, नई सरकार, यह हम जानने की कोशिश करेंगे और बहुत से सवाल होंगे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जोगी सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे, वो सवाल यह है कि शुरू में 3 साल मुखिया आप रहे, मौका मिला, जो रफ्तार उस वक्त विकास की आपने शुरू की और तय की, आपको लगता है कि वो रफ्तार अब बनी हुई है और उस दिशा में नवा छत्तीसगढ़ की तरफ जनता और प्रदेश बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ अपार संभावनाओं का प्रदेश है और मेरा ये मानना है कि भारत में अन्य कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से बेहतर हो। इसलिए आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्य हुए हैं, पर जैसे संसाधन हमारे पास हैं, कोई और ऐसा प्रदेश नहीं है जिसके पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरे का भंडार हो। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सोने का भंडार हो। हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क है, बैलाडीला में अपार भंडार है, कोयले की कोई कमी नहीं है। झारखंड और उड़ीसा की तुलना में हमारे पास पर्याप्त कोयला है। काला सोना हमारे प्रदेश में देश का 25% सीमेंट हमारे यहाँ बनता है। एल्युमिनियम की बहुतायत है, बिजली की बहुतायत है और ईश्वर ने हमें ऐसे जंगल दिए हैं। हमारे भौगोलिक एरिया का 44% वनाच्छादित है और उसमें सागौन के पेड़ की बहुतायत है, करोड़ की संख्या में है। एक सागौन का पेड़ आज 35-40 लाख से कम का नहीं होता। हमारे पास नदियां हैं, सिंचाई का पानी है और जमीन, अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन है। धान का कटोरा कहा जाता है। इन सब संसाधनों को देखकर यदि विकास के बारे में बात की जाए तो जितना विकास हो सकता था, मेरी दृष्टि में वैसा विकास हम नहीं कर पाए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इतना संतोष जरूर है कि पहले 3 साल में हम सही बुनियाद रख सके। शून्य से प्रारंभ करना था। अस्पताल में मंत्रालय लगाना पड़ा, कलेक्टर के बंगले में मुख्यमंत्री को बैठे, और कोई भी चीज यहाँ उपलब्ध नहीं थी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि जब बंटवारा हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, उस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आया था। इसलिए बड़े भाई और छोटे भाई के बंटवारे में एक तरफा बंटवारा बड़े भाई ने कर लिया। संसाधनों की दृष्टि से हमें खाली खजाना मिला और
वही एक ऐसा समय भी था जबकि एक बड़ा दुर्भिक्ष अकाल प्रदेश में पड़ा हुआ था। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। अधिकारियों के मामले में, कर्मचारियों के मामले में छांटकर जिन्हें श्री दिग्विजय सिंह अच्छा समझते थे उनको अपने पास रख लिया, जिन्हें वो अपने लिए उपयोगी नहीं समझते थे उनको हमारे पास भेजा। पर मुझे प्रशंसा करनी चाहिए कि जो लोग यहाँ आए उनको रिजेक्ट माल समझकर भेजा गया था, पर उन्होंने हमारी आशा के अनुरूप उनमें से अधिकांश ने काम किया। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि विकास हुआ है, और ऐसे प्रदेश में विकास क्यों ना हो, इसलिए हुआ है, पर जैसा हो सकता है वैसा नहीं हुआ। सर, तो क्या लगता है जो कुदरत ने दिया वही नेमत प्रदेश की दुश्मन बन गई? सियासतदान आए, वादे किए, लेकिन वो नहीं दे पाए उसे, या डबल नहीं कर पाए? इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है कि छत्तीसगढ़ को बने अब 18 साल पूरे हो गए, 19वां साल है, और हमने अपने अपार हीरे के भंडार से एक टुकड़ा नहीं निकाला अपने लिए। ऐसी दुर्दशा प्रदेश की मैं कल्पना करता हूं तो मुझे बहुत खराब लगता है। पूरा पहाड़ का पहाड़ सोने का है, 1 तोला सोना नहीं निकाला। हमारे यहाँ जो विकास में सबसे आड़े आता है वो हमारी बदनामी नक्सलवाद के कारण। जो लोग आना भी चाहते हैं उनको लगता है कि रायपुर में भी नक्सली है, ऐसी बदनामी हो गई है। प्रारंभ के 3 वर्षों में पूरे देश में सबसे कम नक्सलवाद, जिन प्रदेशों में नक्सलवाद था उनमें सबसे कम नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था। एक आध घटना, दुर्घटना हमारी सीमाओं पर, आंध्र की सीमा पर, महाराष्ट्र की सीमा पर, उड़ीसा की सीमा पर हो जाती थी, अन्यथा बड़ी घटनाएं नहीं होती थी। पर इन 15 वर्षों में ऐसा कुछ हुआ कि नक्सलवाद के नाम से आने से बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, जो लोग विकास में हमारे सहयोगी बन सकते हैं वो लोग नहीं आए। और जिस तरह से हमें अपने अन्य सेक्टर्स को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स को विकसित करना था, उत्तर बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ कि वैसा हम नहीं कर पाए। ठीक सर, तब जबकि आपने नक्सलवाद का जिक्र किया, और कई चीज़ें ज़िंदगी में भी ऐसी होती हैं जिनका हम जिक्र करना नहीं चाहते, लेकिन चीज़ें जुड़ी हैं, प्रभावित करती हैं, तो उनका जिक्र होता है। मेरा आपसे एक सवाल है सर, अभी एक हाल ही की सर खबर है, अपडेट ये है कि सलवा जुडूम के दौरान जो छत्तीसगढ़ छोड़कर ओडिशा और दूसरे सीमावर्ती जो लगे हुए राज्य हैं वहाँ पर गए थे, उन्होंने अब इच्छा जाहिर की है कि वो वापस छत्तीसगढ़ लौटना चाहते हैं। क्या ये संकेत देता है कि जो कार्रवाई नक्सलवाद के खिलाफ सरकारें कर रही हैं वो शायद कारगर हैं? एक भरोसा उन लोगों में जगह है जो घर वापसी चाहते हैं, एक भरोसा जगह है। केवल एक खबर है, मैं प्रत्यक्ष रूप से, मेरा एक अनुभव है, चेन्नई में जो वहाँ का चिड़ियाघर है, वहाँ कुछ लोग हमारी भाषा में बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने गाड़ी रुकवाकर उन लोगों से पूछा, तो वो सब लोग ज़्यादातर दक्षिण बस्तर के लोग थे, गोंडी बोल रहे थे और छत्तीसगढ़ी भी बोल रहे थे। मैंने पूछा वापस जाने की इच्छा है? वो कहे, उनका उत्तर था जाएंगे तो मार डाले जाएंगे, हमारी वापस जाने की इच्छा नहीं। मैं सोच रहा था वो केवल
बड़े गरीब मजदूर लोग होंगे जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोग यहाँ से चेन्नई काम करने गए। पर जब मैंने उनसे उनकी माली हालत के बारे में पूछा तो 25 एकड़ का किसान अपनी 25 एकड़ भूमि छोड़कर वहां मजदूरी करने गया अपनी जान बचाने के लिए। तो सलवा जुलूम ने जितना नुकसान किया वैसा नुकसान शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी के बाद से, सलवा जुलूम के बाद से नक्सलवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि नक्सलियों को ये लगा कि अगर सलवा जुलूम सफल हो गया तो फिर हर राज्य में ऐसा ही आंदोलन चलेगा, जन आंदोलन, और नक्सलवाद की जो विचारधारा है, उनका जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अन्य प्रदेशों से अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक दी। तो मैं चाहूँगा, 900 गांव खाली हुए, 900 गांव से लोग दूसरे प्रदेशों में गए हैं और बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं। जो तेलंगाना गए हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, उड़ीसा गए हैं उनसे भी मैं मिला हूँ। वहाँ के लोग उनको अपना नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं ये हमारे संसाधनों पे कब्जा करने क्यों आ गए, हमारा जंगल है, हमारी जमीन है, हमारा जल है, हमारी खेती है, उस पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्यों आ गए। तो वो उनको ग्रहण नहीं कर रहे और ये लोग वापस आ नहीं सकते। कुछ लोग वापस आए हैं, उनकी भी हालत बुरी है। तो ईश्वर करे, या आप जो कह रहे हैं केवल अखबार की एक खबर है, वो सच निकले और सब लोग वापस आए। हमारे जो 900 गांव खाली हुए हैं वो फिर से उनसे भर जाए, ईश्वर करे ऐसा हो। अपर्णा, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत से सवाल है, लेकिन एक सवाल इसी पर मेरा और है सर आपसे। उसके बाद अपर्णा आप अपना सवाल जरूर रखिएगा। मेरा आपसे सवाल ये है सर, हाल ही की एक और खबर है सर, उस पर भी मैं आपसे जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी और उनके पट्टों का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक मुख्य सचिवों को आदेश दिए और उन राज्यों में छत्तीसगढ़ भी एक था कि जो अपने आवेदन सिद्ध नहीं कर पाए, वो जंगलवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, उनसे वहां से उन्हें बेदखल किया जाए। आपको लगता है सर कि एक के बाद एक आई सरकारों ने वादे बहुत किए, आपकी पार्टी जो पहले रही उन्होंने भी वादे किए, बीजेपी ने भी वादे किए, लेकिन स्थिति यह है, अब तो खैर सर ठीक है कि स्टे लग गया कोर्ट में, लेकिन अगर जंगल और जमीन पर वहां के आदिवासी का हक नहीं है और उसे अगर वहां से बेदखल किया जाएगा तो इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? बहुत बड़ी नाइंसाफी। और मेरा ये सौभाग्य है, रहा है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 में बना, उसको लिखने में, उसको बनाने में मैंने और श्री किशोर चंद्र देव जो उस समय आदिवासी विभाग के मंत्री थे, हम दोनों ने स्वतः उसे लिखा है और बड़ी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। आदिवासियों को जंगल के अंदर, ये कानून केवल आदिवासियों के लिए नहीं है, ये पहला कानून हम लोगों ने ऐसा बनाया था जिसमें जो भी जंगल में लंबे समय से रह रहा है उसे उस भूमि का हक दिया जाएगा। ऐसा कानून 2006 में हम लोगों ने बनाया था और मुझे इस बात का दुख है कि उसका क्रियान्वयन किसी भी प्रदेश में, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, किसी भी प्रदेश में अच्छे से नहीं हुआ। आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला। 70,000 आदिवासी तो ऐसी एक एनजीओ ने अनुमान लगाया है हमारे छत्तीसगढ़ में है जिनको पात्रता है पर पट्टा नहीं मिला। अब पूरे देश में तो लाखों की संख्या में होंगे। तो ये जो कानून बना उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ, ये बड़े दुख की बात है। मुझे अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, पर ये स्टे किया है कि
जिन 70,000 लोगों को हमारे यहाँ पट्टे नहीं मिले हैं, उनको वर्तमान में बेदखल ना किया जाए, पर उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है और उस कानून में पुनरावलोकन करने का अधिकार राज्य स्तरीय कमेटी को है। तत्काल हमारी सरकार को, वर्तमान सरकार को उस राज्य स्तरीय कमेटी को सक्रिय करना चाहिए जो इन सब पट्टों का पुनरावलोकन करे और ज़्यादातर लोगों को पट्टे दे दे। जी सर, जब विकास की बात करते हैं तो वहाँ सियासत ना ही हो तो अच्छा है। यहाँ आदिवासियों का जिक्र हुआ, छत्तीसगढ़ का वो समाज ऐसा है जो दिल है या रूह कहें उसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब भी बात होती है डॉक्यूमेंट्री बनाकर अवार्ड जीतने की, किताब लिखने की या एलीट सोसाइटी में अपना नाम कमाने की, तो आदिवासियों का जिक्र होता है। लेकिन बात होती है धरातल पर काम करने की, तब कदम ठिठक जाते हैं। क्यों? क्या इच्छा शक्ति नहीं है या करना ही नहीं चाहते? मैं स्वतः एक आदिवासी हूँ और एक बहुत ही साधारण घर में पैदा हुआ, तो मैं उस त्रासदी को जानता हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि ऐसे साधारण से परिवार में पैदा होकर, दुरूह जंगल के बीच पैदा होकर, मुझे एक ही जीवन में बहुत तरह के अनुभव मिले। मैं इंजीनियर बना, वकील बना, आईपीएस बना, आईएएस बना, राज्यसभा गया, लोकसभा गया, विधानसभा गया, मुख्यमंत्री बना। पार्टी में जो विभिन्न जवाबदारियां हैं वो सब मैंने देखी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आदिवासियों में जो बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि क्वालिटी या प्रतिभा की कमी है, आदिवासी में योग्यता की कमी है, उसको जवाबदारी नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? अमित जोगी मेरा बेटा लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी में पढ़ा, सेंट स्टीफेंस में पढ़ा, जेएनयू में पढ़ा, अमेरिका में पढ़ा, और दक्षिण बस्तर का रहने वाला एक बच्चा, वो भी आदिवासी, अमित जोगी भी आदिवासी। अमित जोगी से उसकी कैसे तुलना करेंगे जो 132 बच्चों के लिए एक शिक्षक? दोनों की बराबरी कैसे होगी? आप आदिवासी को केवल एक म्यूजियम पीस बना के रखना, जो ये प्रवृत्ति है कि फिल्म बना लीजिए, डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए, किताब लिख दीजिए और आदिवासी को एक अजायब घर की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते रहिए। वहाँ स्कूल में आप 30 बच्चे पे एक शिक्षक का आपका राष्ट्रीय मापदंड है, वो भी आप नहीं पूरा करना चाहते। तो जब शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, अधोसंरचना नहीं देंगे, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, बिजली नहीं है, तो कैसे वो आदिवासी आगे बढ़ेगा? जोगी सर, नक्सलवाद कब खत्म होगा इसका तो हम सबको इंतजार है। विधानसभा चुनाव हुए थे, वो खत्म हो गए और उसके नतीजे हमें जरा इंतजार नहीं करना पड़ा, आ गए। उस पर मैं जरा कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जोगी सर, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपने जब एक नई पार्टी गठित की, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उम्मीदें वाकई बहुत सी आपने जगाई और उम्मीदें ऐसा लग भी रहा था कि इस बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो नया दल बना है वो कांग्रेस को भी टक्कर देगा, बीजेपी को भी टक्कर देगा और एक नए विकल्प के तौर पर छत्तीसगढ़ी के सामने होगा। जैसा आप कहते भी रहे हैं कि अब सरकारें दिल्ली से नहीं छत्तीसगढ़िया से चलेंगी। आपको क्या लगता है सर, कहां चूक रह गई, क्या चीजें रह गई? क्योंकि आपने बहुत प्रचार किया, हमने देखा कि जगह जगह आप गए और अकेले दम पर आपने प्रचार किया, उसके बाद भी आपको क्या लगता है सर, क्या चीजें रह गई थी? देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम असफल हुए। नई पार्टी बनाई मैंने, 15% वोट हमको मिले। हमारे गठबंधन को 7 सीटें मिली हैं
और 7-8 सीटों में हम बहुत करीब से दूसरे नंबर पर हैं। पर ये आपका कहना सही है कि जिस जैसी उम्मीद जगी थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं आया। मैं अगर आप इतिहास देखें तो पहले जितने प्रयास हुए हैं तीसरी शक्ति बनाने के, चाहे वो पंडित विद्याचरण जी शुक्ल ने किया हो, और बाकी सबके नाम मैं नहीं लेता, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा, कम से कम 7-8 बार बहुत गंभीरता से प्रयास हुआ, पर 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के सामने वो प्रयास असफल हुए। ये पहला अवसर है कि हमारी तीसरी शक्ति उभर कर सामने आई, और ये पहला अवसर है जब चुनाव आयोग ने हमको मान्यता दे दी है, और ये पहला अवसर है जब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बहुत से कारण हैं, उन कारणों का विश्लेषण मैंने स्वतः सर्कुलेट किया है, पर एक बात जो सबसे आड़े आई वो ये थी कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह केवल 2 महीने पहले देता है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बस्तर सरगुजा जैसे इलाके हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां नए चिन्ह से लोगों को वाकिफ कराना वोटिंग वाले दिन हमने देखा था सर कि लोग कह रहे थे कि जोगी मतलब पंजा है, पंजे को दबा दो। हाँ, ये बहुत, अब देखिए मैं हमेशा ये मानता हूं चुनाव में केवल 2 ही शब्द होते हैं, हार और जीत। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, पर चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं ये कारण बता रहा हूं कि ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा कि मैं अब जब 30 साल से पंजे के चुनाव पर लड़ रहा था, पंजे के चुनाव का पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहा था, तो ज़्यादातर लोगों ने ये समझा कि जोगी की पार्टी का निशान भी पंजा ही है। तो कांग्रेस पार्टी जो प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है, बधाई देता हूं, उसको दोनों के वोट मिल गए, हमारे वोट भी मिल गए और उनके वोट भी मिल गए। सर, तो क्या लगता है कि एकला चलौरे पर यकीन किया होता या उस पर आगे बढ़े होते तो परिणाम कुछ और होता? नहीं, हम तो अकेले ही चले, हम तो अकेले ही चले। हमारे संग बसपा आई और वो राष्ट्रीय परिवेश में मुझे जरूरी लगा था कि एक राष्ट्रीय पार्टनर जो हमारी क्षेत्रीयता को भंग न करे। कांग्रेस और भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो क्षेत्रीयता को निगल जाती, पर बसपा वैसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए उससे हमने समझौता किया था। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि पूरी 90 सीटों पर लड़ने की हमारी ताकत नहीं थी। आजकल चुनाव बहुत महंगा हो गया है, एक विधानसभा चुनाव 1 करोड़ से कम में कोई जीत नहीं सकता, ऐसा कहा जाता। हालांकि मैं 1 पैसा नहीं लगाता हूँ और न मरवाही एक दिन जाता हूँ, और फिर भी सर्वाधिक मतों से जीतता हूँ। 3 बार जब पक्ष से लड़ा तो सर्वाधिक मत से जीता, अभी विपक्ष से लड़ा तो विपक्ष में भी सर्वाधिक मतों से जीता। उसमें नाम जोगी का चलता है, फिर वो अजीत लड़े या अमित लड़े, वो हमने पिछले चुनाव में भी देखा था। मेरा आपसे एक सवाल है सर, आजकल लखनऊ की सरगर्मियां बहुत हल्की हो गई सर, आपका जाना वहां कम हो गया, वहां से आना कम हो गया। 11 की 11 सीटों पर अकेले लड़ने जा रहे हैं क्या सर, या गठबंधन रहेगा? देखिए, अभी बातचीत ही नहीं हुई है। मैं इत्तेफाक से मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली गया था, उसी दिन आदरणीय मायावती जी का जन्मदिन था, तो उनको विश करने गया था। हालांकि हम लोग 1 घंटे बैठे, पर जो हमारा एक लंबा संबंध है काशीराम जी के ज़माने से अब तक का, उस पर ज़्यादा चर्चा हुई, गठबंधन पर एक शब्द भी चर्चा नहीं हुई। सर, इसके पीछे वो सर्वे जो हुआ था पार्टी के अंदर, कोई वो वजह तो नहीं कि रिपोर्ट्स आई थी बहुत की बीएसपी के साथ चलने से या बीएसपी को साथ लेने से नुकसान हुआ कहीं ना कहीं? अब वो सर्वे दोनों तरह के हुए हैं, कहीं नुकसान भी हुआ है, कहीं फायदा भी हुआ है, पर गठबंधन करने का मुख्य कारण मैंने आपको ये बताया कि 90 सीटों पर लड़ने के लिए हमारे पास
साधन नहीं थे। 90 सीटों पर आज के आंकड़े के अनुसार 90 करोड़ रुपए चाहिए और 90 करोड़ कोई अजीत जोगी को देने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने ये सोचा कि 20-30 सीटें अगर कोई दूसरा लड़ ले तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसमें कुछ मदद मिल जाएगी। मेरा जोगी साहब आपसे अगला सवाल ये है सर, लोकसभा चुनाव में तैयारियां अब आप करेंगे जाहिर तौर पर, और विधानसभा में ये एक शिकायत रही जैसा आपने कहा भी कि एक तो देरी से चुनाव चिन्ह मिला, उसकी वजह से भी देरी हुई, और फिर वो हम प्रचार प्रसार अपने चुनाव चिन्ह का नहीं कर पाए जो हल चलाता किसान था। मेरा जो अगला सवाल है सर आपसे, वो सवाल इस बात को लेकर है कि बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया, वहां कांग्रेस आउट हो गई, यूपी में हमने देखा। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये इसलिए बहुत अहम हो जाता है सर कि आपको कांग्रेस कहती रही कि आप बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती रही आप कांग्रेस की ए टीम है। आज इतने दिन बाद चुनाव के नतीजे आ गए, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को 5 सीटें आती हैं अगर जोगी जी अलग नहीं लड़ते, और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को ये सीटें इतना प्रचंड बहुमत इसलिए आया है क्योंकि हमारे वोट जोगी जी ने काटे। आज आप क्लियर कर दीजिए सर, आपने किसके वोट काटे हैं, किसको जिताया है? हमने दोनों के वोट काटे, दोनों को नुकसान किया, पर चूंकि मैं कांग्रेस से आया था इसलिए लोग ये मानते हैं कि हमको ज़्यादा कांग्रेस के वोट मिले होंगे, पर जो रिजल्ट है वो ये दिखाता है कि हमने भाजपा को भी भयंकर नुकसान पहुंचाया। भाजपा जैसी पार्टी जो 15 सालों से यहाँ राज्य कर रही थी, जिसकी केंद्र में सरकार, जिसकी राज्य में सरकार, वो केवल 15 सीटों पर सिमट गई। तो ये कोई नहीं कह सकता कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान दोनों को पहुंचाया, और दोनों हमको बी टीम कहते रहे, सी टीम कहते रहे, जेड टीम कहते रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ताकत से आगे बढ़ेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है भारत को, जैसा मैं समझता हूँ, भारत हमेशा से छोटे छोटे राज्यों का या छोटे छोटे रियासतों का देश रहा है। जब आज़ाद हुए हम तो 565 रियासतें ऐसी थीं जो ब्रिटिश शासित राज्य के अलावा थी। तो हम हमेशा से छोटे राज्यों में राजाओं द्वारा शासित रहे हैं, और बड़ी विविधता है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को अगर आप मिलाना चाहें तो वेशभूषा से लेके, खान पान से लेके, पंजाब से मिलाना चाहें तो इतना अंतर है। इसलिए आज नहीं तो कल क्षेत्रीयता यहाँ हावी होगी ही। और आज ही देख लीजिए राष्ट्र का नक्शा, 4 प्रदेश छोड़ दीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये 4 प्रदेश छोड़ दीजिए तो अन्य सब प्रदेशों में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी हावी है। कहीं उनका राज्य है, कहीं नहीं है, पर वो बड़ी ताकत के रूप में राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देने वाली पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी है। तो जब पूरे देश में -4 क्षेत्रीय पार्टी हावी हो चुकी है तो छत्तीसगढ़ में भी अवश्य होगी, और छत्तीसगढ़ में तो अब आ गई है। तो बाकी 3 जगह वाले अपने को बचा कर रखें, छत्तीसगढ़ का नंबर तो आ चुका है। सर, सियासी जमीन पर तो मजबूती के साथ खड़ी होने की कोशिश लगातार जो कि कांग्रेस की रही है, और कार्य भी रहे, इस तरह से आप बात कह रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल बहुत नजदीक है लोकसभा चुनाव। और जो प्रोपेगेंडा बीजेपी और कांग्रेस कहते रहे कि आप उनकी फला टीम है या उनकी फला टीम है, ये भी कहा गया कि नाम कांग्रेस की जो एक पहचान रही, लंबे वर्षों से आपका साथ रहा, वो तो नुकसानदायक थी। नाम में जो कांग्रेस का इनपुट रहा उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। तो नाम के साथ संबंध बना रहेगा या यहां संबंध विच्छेद हो सकता है? हम लोगों की कोर कमेटी है, उस पर विचार किया गया, और कोर कमेटी के एक सदस्य मुझे दिख रहे हैं, परेश बागबहरा, अभी आए हैं। तो उस पर एक मत से सहमति नहीं हो सकी। बहुत लोगों ने कहा कि कांग्रेस शब्द जुड़ा होने से हमको नुकसान हुआ और हमें अपनी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि अभी बदलने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम आसन्न है, और इतनी जल्दी नया नाम दोगे तो जो नुकसान नए चिन्ह का हुआ था वो नए नाम का भी हो सकता है। तो कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो
नाम यही रहेगा। ठीक, मेरा अगला सवाल है आपसे सर। 19 बहुत नजदीक है और चुनाव बस अब आने ही वाले हैं। अभी सूचना कब लग जाए वो कभी भी खबर आ सकती है उसकी। तब जबकि बीजेपी से टक्कर लेने को महागठबंधन का जिक्र हो रहा है, कई जगहों पर कांग्रेस अलग है लेकिन वहां गठबंधन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर गठबंधन होता है तो ये तो सर सूरत बिल्कुल लाजमी है कि उसमें आप तो शामिल होंगे। वो शायद तय आपको करना है कि यहां गठबंधन आप करेंगे तो किसके साथ करेंगे, उस महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या तीसरा मोर्चा बनेंगे। देखिए, सियासत राजनीति में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समय से पहले नहीं बतानी चाहिए। इसलिए राजनीति की व्यवस्था है, मैं अभी इस पर उत्तर नहीं दे पाऊंगा। कई बार राजनेता सिर्फ इशारा कर देते हैं सर और उसी पर फिर पूरी डिबेट हो जाती है। इसीलिए इशारा करना भी खतरनाक। सर, बात जिस तरह से आपने कहा कि हाँ वो दिन आएगा प्रदेश के अंदर भी जब क्षेत्रीयता नजर आएगी और हावी तौर पर नजर आएगी, लेकिन जिस बुलंदी के साथ जनता के जुड़े हुए मुद्दों को या उनके सरोकार की बातों को उठाने की बात जो कि कांग्रेस की ओर से कही गई, मुद्दों के बजाय मामलों में उलझ गए आप। हम मामले में बिल्कुल नहीं उलझे हैं। मैं जब तक राजनीति में नहीं आया था, जब आदरणीय राजीव जी प्रधानमंत्री बने तब मैं राजनीति में आया था, तब तक मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाता था। मैं रायपुर में भी कलेक्टर रहा, कोई मुकदमा नहीं चलता था। पर राजनीति और मुकदमे ये एक दूसरे के साथ डोली चामन का साथ लेकर चलते हैं। जैसे ही मैं राजनीति में आया, 86 में ही मेरे ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया कि मैं आदिवासी नहीं हूं, और उसके बाद 4 बार हाई कोर्ट के और 2 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे पक्ष में आ चुके हैं। पर वो प्रकरण अभी भी लंबित है। मैं कहता हूं, मैं देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी कोई जाति ना हो।